इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर में हमने कल इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश पढ़ा था। उसमें भी हमने कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ये सब चीज़ें देखी थी। आज एक नया टॉपिक अभी हम शुरू कर रहे हैं और वो है आपके लिए पुराना ही, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन। इशू ऑफ डिवेंचर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन। आज हम डिवेंचर की बात कर रहे हैं। तो other than cash consideration, issue of डिवेंचर्स। जैसा हमने शेयर्स में पढ़ा था वैसा ही यहां पर है। दो चीजों के बारे में हम पहले डिस्कस कर लें। पहले तो ये समझ लें कि अदर देन कैश कंसिडरेशन क्या होता है। मैं थोड़ा ये बताना चाहूं कि दो कंपनी है, ये Y कंपनी है और ये X कंपनी है। ये Y कंपनी कोई ऐसी मशीन बनाती है या Y कंपनी के पास कोई एक ऐसी असेट्स है जिसकी रिक्वायरमेंट X कंपनी को है। तो X कंपनी विल परचेज सच असेट्स फ्रॉम Y कंपनी लिमिटेड। एट दैट टाइम जर्नल एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ X Limited, that assets account debit to vendor company जो भी कॉस्ट Y कंपनी ने डिसाइड किया होगा वो लिखा जाएगा। अभी मैं पूरा सिस्टमेटिक बताऊंगा, लेकिन अभी केवल मीनिंग समझा रहे हैं कि वेंडर कंपनी को मींस Y कंपनी को X कंपनी डिस्चार्ज करेगी। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने वेंडर कंपनी को डिस्चार्ज किया था बाय इशू ऑफ शेयर्स। वो भी अलग अलग तरीके थे, एट पार, एट प्रीमियम, यहाँ एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट भी हो सकता है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट, ये है। देखो, डिवेंचर इशू किए X कंपनी ने, लेकिन कहीं X कंपनी के पास कैश आया क्या? नहीं आया। तो बस हम यही चीजें इस टॉपिक में सीखने जा रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन होती है जहां पर X कंपनी डिवेंचर इशू तो करती है मगर उसके पास पैसा नहीं आता है। पैसे के बदले में कुछ लोग जिनसे हमने असेट्स परचेज की है उनको इशू करते हैं, तो कुछ लोग जो हमको सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनकी सर्विस के बदले हम उन्हें डिवेंचर इशू कर देते हैं। जैसे प्रोमोटर्स हुए हैं, जैसे अंडरराइटर्स हुए हैं। तो हम इसको समझते हैं स्टार्टिंग से। मैं सबसे पहले यही दो बातें आपको समझा दूं कि प्रमोटर्स कौन लोग होते हैं? जो कंपनी को प्रमोट करने वाले होते हैं, रेंडरिंग देयर सर्विसेज। जो प्रमोटर्स होते हैं वो कंपनी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उनकी सर्विसेज के बदले में उन्हें जो शेयर्स इशू किए जाते हैं वो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। इसलिए हम उन्हें एक तो प्रमोटर्स को और एक होता है अंडरराइटिंग कमीशन। ये दोनों वर्ड क्या होते हैं इस पहले समझ लें कि प्रमोटर्स वो लोग
जो कंपनी को प्रमोट करने के लिए इनिशियल लेवल पर अपना खून पसीना एक करके कंपनी को इंस्टॉल करते हैं, तो उनकी सर्विसेज के बदले में उनको कुछ शेयर्स दिए जाते हैं। अंडरराइटर्स कौन लोग होते हैं? अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के शेयर्स को मार्केट में जब इशू करना होता है तब कंपनी को एक भय होता है, डिबेंचर्स को जब इशू करना होता है तब कंपनी को एक भय होता है। कंपनी की कोई सी भी सिक्योरिटी जब मार्केट में कंपनी लेकर के आती है तो सबसे पहले एक अहम प्रश्न कंपनी के सामने यह होता है कि सपोज मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो कंपनी अपने इस डर से बाहर निकलने के लिए कुछ ऐसा करती है कि इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, और ये लोग इतने साहसी होते हैं, बड़े रिस्क बियर करने वाले लोग होते हैं। ये कंपनी को इस बात की गारंटी दे देते हैं कि आपके सारे शेयर्स को सब्सक्राइब करवाने की हमारी गारंटी है, और अगर शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए और अगर डिबेंचर सब्सक्राइब नहीं हुए तो ये लोग बोलते हैं कि जो बचेंगे ना वो डिबेंचर हम खुद खरीद लेंगे, लेकिन आपका 100% सब्सक्रिप्शन करेंगे। तो इन लोगों को भी इनके बदले में कमीशन दिया जाता है। वो कमीशन जितना भी बनता है, अगर ये सारे शेयर्स और डिबेंचर को सब्सक्राइब करवा देते हैं तो इनको कमीशन कैश में मिलता है, लेकिन कभी पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाता है तो फिर इनका जो कमीशन बनता है वो भी हम इन्हें कैश में नहीं देते हुए डिबेंचर्स के फॉर्म में, शेयर्स के फॉर्म में दे सकते हैं। तो शेयर्स के फॉर्म में देते थे, ये बात तो हमने शेयर्स वाले चैप्टर में पढ़ ली थी। डिबेंचर के फॉर्म में देते हैं वो बात हम यहां पढ़ेंगे, है ना। तो यहां आएगा हमारा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। प्रमोटर्स को जो शेयर्स दिए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो प्रमोटर्स अकाउंट और फिर प्रमोटर्स को डेबिट करके प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट। जो भी अमाउंट, जितने शेयर्स दिए गए वो इसमें लिखा रहता है, वो आप यहां लिख करके अमाउंट में कन्वर्ट करके उसको लिख दो। सेम चीज यहां है, अंडरराइटिंग कमीशन। तो इसको भी हम यहां लिखेंगे अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, और फिर अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट। ये दो जो अदर देन कैश कंसिडरेशन में बहुत सिंपल पॉइंट थे वो हमने देखे। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। मेरा विश्वास है कि ये बातें सबको समझ में आ रही होगी, और इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और वो होता है आपका वेंडर वाला पॉइंट जो अभी हम देख रहे थे। वो सारी बातें यहां आएगी जो हमने शेयर्स में पढ़ी थी, है ना। इनको मैं हटा देता हूं यहां से एक बार फिर इतना सा याद दिला करके कि प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के बदले में जो शेयर्स या डिवेंचर्स दिए जाते हैं, यहाँ डिवेंचर्स की बात करें ज़्यादा बेटर है, उसके लिए एंट्री करते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट और प्रमोटर्स अकाउंट टू परसेंट डिवेंचर। अंडरराइटर्स को जो कमीशन दिया जाता है उसके लिए अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट और अंडरराइटर्स अकाउंट टू डिवेंचर्स परसेंट डिवेंचर अकाउंट। ये दो एंट्री होती है। थोड़ा और आगे चलते हैं। फिर आता है कि कोई असेट्स अगर हम परचेज कर लेते हैं तो क्या होता है। असेट्स अकाउंट डेबिट
टू वेंडर अकाउंट और सीधा सीधा वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट। ये आपने वेंडर को डिस्चार्ज किया है, मगर मैं यहां बता दूं कि ये वो केस है जिसमें आपने डिवेंचर एट पार इशू किए हैं। हर बार ऐसा नहीं होता है। इसी की जगह हम इसे सेकंड ए बोल दें, इसे हम सेकंड बी बोल दें कि अगर यही एट प्रीमियम होता तो क्या होता और एट डिस्काउंट होता तो क्या होता। हम अपने डिवेंचर को वेंडर्स को इशू तो कर रहे हैं, पर एट पार कर रहे हैं या एट डिस्काउंट कर रहे हैं या एट प्रीमियम कर रहे हैं। इन तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है। तो मैं दूसरा केस यहाँ पर एट प्रीमियम ले लेता हूं, जो आपका जाना पहचाना है। क्या लिखेंगे? फर्स्ट एंट्री सेम, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब यहां फिर वही बात आती है कि ये प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कोई बड़ा काम नहीं है, हमारे सबके लिए जाना पहचाना काम है। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको दोनों बताता हूं, है ना। एक है नंबर ऑफ डिवेंचर्स विल बी इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन कह लो, या वेंडर्स का जितना अकाउंट है उसको कह लो, इनटू, नहीं पहले मैंने नंबर ऑफ डिवेंचर लिखा है, अगर मैं अमाउंट लिखता तो वो फॉर्मूला लिखते। अब यहां लिखेंगे इशू प्राइस। ये इशू प्राइस क्या होता है? अगर 100 रुपए हमारा इशू प्राइस है और 10 रुपए 15% 10% जो भी प्रीमियम है, तो फिर हम उसको इशू प्राइस 110 रुपए से डिवाइड करेंगे। तो परचेज कंसिडरेशन को इशू प्राइस से डिवाइड करने पर नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपके सामने आ जाते हैं। फिर उससे आप 100 से इंटू करोगे, डिवेंचर का अमाउंट मिलेगा। फिर आप उसको 10 से इंटू करोगे नंबर को, तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम मिलेगा। इसी जगह हम दूसरा फॉर्मूला वो भी लगा सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम का फॉर्मूला, तो जो परचेज कंसिडरेशन है इनटू रेट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। इससे आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा। बस फिर आप इसमें से इसको माइनस करके डिवेंचर तक पहुंच सकते हैं, या फिर आपको रेट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम की जगह 100 लिख देते हैं तो आपको डिवेंचर का अमाउंट मिल जाता है, और इन दोनों को प्लस करते हैं तो वेंडर का अमाउंट। एक खास बात जो है वो ध्यान रखनी है कि आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का जो भी अमाउंट आता है वो टैली होना चाहिए। आप डिवेंचर के सामने जो अमाउंट लिखने वाले हैं उसी का 10% 5% जो भी क्वेश्चन में दिया गया हो और आपने कैलकुलेट किया, वो परसेंटेज इसका मैच होना चाहिए, तो आपका मैथमेटिकल फंक्शन राइट है। अभी एक चीज और है, वो है, मैं यहां इसे 2C कह दूं। वेंडर, ये फर्स्ट एंट्री सेम होगी डिस्काउंट के केस में, वेंडर अकाउंट डेबिट, तो यहां डिस्काउंट भी आना है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और यहां आ जाएगा आपका परसेंट डिवेंचर अकाउंट। जब हम ये बात कर रहे हैं कि टैली होना चाहिए, तो यहां पर भी यही बात टैली होना चाहिए कि इस डिवेंचर के अमाउंट का ये परसेंट जो डिस्काउंट है वो उसी सेम परसेंट से टैली होना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि एट डिस्काउंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अगर हमको नंबर ऑफ डिवेंचर्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, परचेज कंसिडरेशन जो भी है हमारा डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, और इशू प्राइस मतलब डिस्काउंट है तो 100 माइनस 10 यानी कि 90 रुपीज हमारा इशू प्राइस है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएगा। या फिर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालना चाहो तो क्या करोगे, वो भी कर सकते हो, परचेज कंसिडरेशन
इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट। ये चीजें हैं जो आपके। अभी एक बात और रह गई है इसमें, वो एक लास्ट पॉइंट है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। वो क्या है, देखो, अगर हमने किसी का चलता हुआ बिजनेस ही पूरा का पूरा परचेस कर लिया तो उस समय आपके पास सामने वाले की बहुत सारी असेट्स आती है और असेट्स के साथ में कुछ लायबिलिटी भी आती है। तो जब दोनों सिचुएशन होगी तब क्या करेंगे, लेकिन उस समय भी आप परचेस कंसिडरेशन को सेटल करने के लिए यही 3 फॉर्मूले का यूज करेंगे। इनको मैं अब उस समय नहीं बताऊंगा, केवल जर्नल एंट्री बताऊंगा, क्योंकि सेम फॉर्मूले हैं दोनों ही। आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से देख लें और समझ लें। इसके बाद हम एक लास्ट कंडीशन पर पहुंचते हैं, फिर हमारा ये अदर देन कैश कंसिडरेशन का टॉपिक यहीं खत्म हो जाएगा। पूरा का पूरा शेयर से सिमिलर है, इसलिए बात जल्दी समझ में आने वाली। अब देखो, हम किसी का चलता हुआ बिजनेस परचेस करते हैं तो क्या होता है, बिजनेस परचेस करते समय आपके पास बहुत सारी असेट्स आती है, तो हम उसको लिखते हैं सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, और यहां लिखते हैं सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट। और खास बात जो है वो ये है कि आपका परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है या नहीं। अगर दिया हुआ है तो आप ये देखें कि परचेज कंसिडरेशन हमारा इक्वल है किसके, नेट असेट्स के। तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम यहाँ बना लेता हूं एक क्वेश्चन ऐसा कुछ कि 1,10,000 रुपए की हमने कोई असेट्स परचेज की और 11,000 रुपए की कोई लायबिलिटी है। तो हमारा जो परचेज कंसिडरेशन है वो कितना निकल करके आता है, 99,000। यहां वेंडर अकाउंट हमने लिखा। मैंने क्या लिखा यहां पर कि परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू द नेट असेट्स। तो परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे, पहले ये देखें कि परचेज कंसिडरेशन विल बी इक्वल टू सन्ड्री असेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटी। तो सन्ड्री असेट से आपकी 1,10,000 और माइनस 11,000, तो परचेज कंसिडरेशन हमारा आता है 99,000। यही हमारा नेट असेट्स भी है। परचेज कंसिडरेशन मतलब नेट असेट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि सन्ड्री असेट्स में से हमने सन्ड्री लायबिलिटी माइनस किया तो नेट असेट्स बच गया। तो नेट असेट्स हमारा यहाँ पर कितना है, 99,000 है, और यही हमारा परचेज कंसिडरेशन है। अगर नेट असेट्स इज इक्वल टू द परचेज कंसिडरेशन एट दैट टाइम, नो सिक्योरिटी प्रीमियम एंड नो डिस्काउंट, कुछ भी नहीं है ना, सॉरी, नो गुडविल एंड नो कैपिटल रिजर्व। तो यहां जो एंट्री हम करने वाले हैं वो तो क्या होगी, आप देख लो, सिंपल सी कि वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट। अब यहां से मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से कहने की कोशिश करता हूं कि जब हमारा नेट असेट्स कम है और परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, अगर 99,000 हमारा परचेज कंसिडरेशन है, उसके बाद भी हम उसको पैसा ज्यादा दे रहे हैं। पैसा ज्यादा दे रहे हैं मतलब 10,000, 20,000, कुछ भी अमाउंट आपने ज्यादा दिया, तो आपको पता होगा कि पहले हमने ऐसा किया था। देखो,
सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट और टू वेंडर अकाउंट। यहां मैं लिखूं 1,10,000 और यहां मैंने 11,000 रुपए लिखा। अब यूं तो मेरा 99 परचेज कंसिडरेशन नेट असेट्स है, ये तो मैंने वैसा ही क्वेश्चन को क्रिएट किया। अभी मैं इसको यहां से हटाता हूं। हम वेंडर को ज्यादा पैसा दे रहे हैं, तो ज्यादा पैसा देने के पीछे क्या कारण है? मैं यहां कह दूं कि मैं उसको 99,000 के बजाय 1 लाख रुपीस पे कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने कितना पैसा ज्यादा दिया? 1,000 रुपए। तो जितना पैसा आप ज्यादा दे रहे हैं वो आपके लिए क्या है? गुडविल है। किसकी गुडविल है? उस कंपनी की जिसकी आप असेट्स परचेज कर रहे हैं, और यही आपका बैलेंसिंग फिगर है। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट देखें कि जब हम परचेज कंसिडरेशन, ये क्या हो गया? यहां था परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू द नेट असेट्स, ये होगा परचेज कंसिडरेशन इज पीसी इज मोर देन नेट असेट्स। हमारा पीसी नेट असेट्स से ज्यादा है। तो हम एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी देख लें कि पीसी इज लेस देन नेट असेट्स। यहां पीसी हमारा 99,000 है, मैं पीसी को अगर 90,000 कर दूं तो क्या होगा? देखिए, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 1,10,000 और टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट कितना था? 11,000 और वेंडर यानी कि परचेज कंसिडरेशन। अब मैं यहां 99 लिया था जो इक्वल था, यहां 99 से ज्यादा लिया जो मोर देन परचेज कंसिडरेशन था। अब मैं यहां 99,000 से कुछ भी कम ले लूं, मैं यहां 90,000 ले लूं, तो इसका मतलब यह है कि ये साइड मेरी अभी भी 9,000 से कम है। तो जितना पैसा क्रेडिट साइड कम पड़ता है, इसको भी हम बैलेंसिंग फिगर के रूप में कैपिटल रिजर्व कहते हैं। और जितना पैसा आपने सामने वाले को ज्यादा दिया, हम ज्यादा देते हैं मतलब वो हमारे लिए लॉस है, लेकिन सामने वाले के लिए बेनिफिट है। और हमने उसको ज्यादा पैसा दिया क्योंकि उसकी मार्केट में रेपुटेशन है, गुडविल है, और हमने उसको कम पैसा दिया मतलब ये हमारा बेनिफिशियल फैक्टर है, जिसे हम क्रेडिट बैलेंस के रूप में शो करेंगे। बस यही है टॉपिक हमारा, जिसे हम कह सकते हैं अदर देन कैश कंसिडरेशन। तो एक बार छोटा सा 2 मिनट और बात कर लेता हूं, वो ये है कि इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। एक तो याद रखना है कि प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के बदले में जो डिबेंचर इशू किए जाते हैं उनके लिए जर्नल एंट्रीज क्या होती है। दूसरा था हमारा कि अंडरराइटर्स को उनके कमीशन के बदले में जो डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं वो भी हमारा अदर देन कैश कंसिडरेशन का पार्ट है। एक तीसरा था कि हमने किसी कंपनी से कोई असेट्स परचेज की है और उस असेट्स के बदले में कंपनी उसे कैश पेमेंट नहीं करते हुए डिबेंचर इशू करती है। वो डिबेंचर भी एट पार हो सकते हैं, एट प्रीमियम हो सकते हैं और एट डिस्काउंट हो सकते हैं। और उसके बाद लास्ट कंडीशन थी कि हमने किसी का चलता हुआ बिजनेस ही परचेज कर लिया। जब हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो उसमें परचेज कंसिडरेशन को आपको नेट असेट से कंपेयर करना है। परचेज कंसिडरेशन को नेट असेट से कंपेयर करना है। अगर परचेज कंसिडरेशन और नेट असेट्स इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो गुडविल एंड नो कैपिटल रिजर्व। अगर हमारा परचेज कंसिडरेशन नेट असेट से ज्यादा है तो गुडविल क्रिएट होगी, और हमारा परचेज कंसिडरेशन नेट असेट से कम है तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा। अभी मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं, वापस आपका इसी से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा। मैं 2 मिनट का किसी कारण से ब्रेक लेना चाहता हूं।